हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का यह 5वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वाला डिस्कशन नहीं देखा है, पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा के प्रति सीरियस हैं तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ इसका आंसर बी इसका सही उत्तर होगा। चाणक्य कौन था? तो चाणक्य जो उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय, बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, उसके आचार्य था। ठीक है, उस विश्वविद्यालय का आचार्य था चाणक्य। उसके बाद जब मौर्य वंश की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो आगे चलकर मौर्य वंश का जो चंद्रगुप्त शासक हुआ, उसके प्रधानमंत्री चाणक्य बने। चाणक्य के पिता चाणक्य थे, उसी के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसका आंसर बी होगा, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मैकियावेली कौन था? तो मैकियावेली जो था, इटली का एक दार्शनिक था, एक राजनीतिज्ञ था और उसका एक पुस्तक था द प्रिंस। ठीक है, और द प्रिंस जो पुस्तक था उसमें भी उसने राजनीति के बारे में ही उल्लेख किया था, चर्चा किया था। उसी तरह से कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में ही चर्चा किया गया है, इसीलिए मैकियावेली के प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सुसीम कौन था? सुसीम अशोक का बड़ा भाई था। और अशोक कौन था? यह बिंदुसार का पुत्र था। तो अशोक ने, माना जाता है कि अपने 100 भाइयों की हत्या करवाकर पटना का जो अगम कुआं है उसमें फंकवा दिया था और इसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या करवाई थी, जिसमें सुसीम भी शामिल था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। ठीक है, अशोक बिंदुसार और सुभद्रांगी का पुत्र था, यानी सुभद्रांगी इसकी माता थी, बिंदुसार इसके पिता थे। और अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में पाटलिपुत्र में। 272 बीसी में बिंदुसार के बाद यह मगध का सम्राट बना, शासक बना। 269 ईसा पूर्व में इसने राज्याभिषेक करवाई थी। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद माना जाता है कि इसका युद्ध से मोह भंग हो गया और 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की यह पत्नी कौन थी? वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक को कारुबाकी उसकी पत्नी प्रभावित की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो फ्रेंड्स, अर्धमागधी का प्रयोग किया था। प्राकृत क्या था? प्राकृत एक प्रकार की भाषा थी जो आम लोगों के बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा थी, और उसी में जो अर्धमागधी भाषा थी उसी का प्रयोग अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, इसके पहले उसने सुसीम को भेजा, लेकिन बाद में तक्षशिला विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय कंधार की राजधानी थी और तक्षशिला नाम से एक बहुत ही विख्यात उस समय यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, जहाँ शोध होता था। देश विदेश के बच्चे पढ़ने आते थे और इसी तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य। इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था? तो दीवान प्रियदर्शी या दीवान प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है, अशोक द ग्रेट, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश देखा जाए तो इसमें मौर्य वंश होगा, क्योंकि इसका वंश जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा है। उसके बाद गुप्त वंश को देखा जाए तो ये ईस्वी में आ जाता है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में आ जाता है। उसके बाद कुषाण जो है यह भी आ जाता है 1st सेंचुरी में, और कण्व जो है 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे प्राचीन राजवंश इस चारों में ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और कौटिल्य या चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के विनाश करने में सफलता प्राप्त किया था और उसको विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे चलकर चाणक्य को उसने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चंद्रगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय फ्रेंड्स 261 BC में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग जो आज का जो उड़ीसा है उसको उस समय कलिंग के नाम से जानते थे। और अशोक जब कलिंग विजय प्राप्त कर लिया तो उसमें नरसंहार, बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ था। तो उसको देखने के बाद इसका युद्ध से मोहभंग हो गया। उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में उसके गुरु चाणक्य ने उसकी मदद की थी। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सांची किस कला व प्रतिकला का निरूपण करता है? तो सांची जो है बौद्ध कला या मूर्तिकला का निरूपण करता है। ठीक है, सांची कहाँ है? तो सांची मध्य प्रदेश में है और सांची का जो बौद्ध स्तूप है उसको अशोक ने बनवाया था, जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वह कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। और 298 BC में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में उपवास के दौरान इसकी मृत्यु हो गई और भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो उस समय प्रचलित मुद्रा पन था, जो एक चांदी का सिक्का होता था। इसका आंसर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, यानी तीनों शासक था मौर्य वंश का। लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। यह हर्यक वंश का शासक था, यानी हर्यक वंश का जो शासक बिंबिसार था उसका पुत्र था। अजातशत्रु को हम लोग कुनी के नाम से भी जानते हैं और 493 BC से 461 BC तक इसने शासन किया था। इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य वंश का शासक अजातशत्रु नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल था। उसके बाद यही शासक बना था मगध का। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक जो है विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त माना जाता है गुप्त काल के विभूति थे और इस संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और विशाख दत्त के कुछ अन्य बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं राघवानंदम और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। यह भी ऑप्शन गलत है। 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। यह भी कथन गलत है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दूरबीन संधियों के बारे में। यह ऑप्शन सही है। देखिए जो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके शासन प्रशासन, कैसे नंदवंश का विनाश किया, उसके बाद कैसे राजा बना, कैसे उसका प्रभाव लोगों में पड़ा, उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो कौन था? वह शासक अशोक था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख गिरनार में मिलते हैं। गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। कंधार में मिलता है। कंधार अफगानिस्तान में है। टोपरा में भी प्राप्त होता है, लेकिन पाटलिपुत्र में उसका शिलालेख नहीं मिलता है। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो किसके समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक? अशोक का, गलत। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य, यह गलत है। समुद्रगुप्त, यह गलत है। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक था, और अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसका समकालीन था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जिसका समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। इसी वंश को समाप्त करके, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय कंधार की राजधानी भी थी तक्षशिला, और उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा की दृष्टि से। यहाँ शोध होता था, देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसी तक्षशिला के आचार्य चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था? इंडिका। और इसमें मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। मेगास्थनीज कौन था? तो यहाँ सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी यूनानी राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है किसके ग्रंथ में? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में, जो मुद्रा राक्षस है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो वह स्रोत क्या है? वह इंडिका है, जो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राकृत उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इसका आंसर क्या था? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, जिसमें शामिल कौन कौन था? उसमें शामिल था दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, उसके बाद निरीक्षक, सभासद। ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और मेगास्थनीज कौन था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में कंधार के क्षेत्रों में, यानी सिंधु घाटी का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था युद्ध में। उसके बाद मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था राजदूत के रूप में, और यहीं पर रहता था पटना में मेगास्थनीज। और उसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक की रचना की थी इंडिका की, जिसमें पाटलिपुत्र के यानी मौर्य साम्राज्य के या मौर्य वंश के शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। और उसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान सम्मिलित था, क्योंकि बिहार से अफगानिस्तान तक पूरा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत का क्षेत्र आता है। बिहार शामिल है, कलिंग शामिल है, लेकिन श्रीलंका शामिल नहीं है। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। इसका आंसर
ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं बराबर जो जहानाबाद जिले में है, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है, गुफाएं कहाँ है, गुफा जो है जहानाबाद जिले में है, बिहार में है। और इसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो इसका उपयोग आजीवकों ने आजीवक संप्रदाय के संतों ने आश्रय गृह के रूप में इसका उपयोग किया था। आजीवक संप्रदाय जो था इसके संस्थापक मखली गोसाल थे और मरवंश का जो शासक बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आजीवक, इसी ने आश्रय गृह के रूप में बराबर के गुफाओं का उपयोग किया था। इसका आंसर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसका पता हम लोग रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रुद्रदामन कौन था, तो यह शकों का सबसे प्रतापी शासक था और यह संस्कृत प्रेमी था। इसने रुद्रदामन जो है जूनागढ़ का अभिलेख की रचना करवाया था, संस्कृत भाषा में, विशुद्ध संस्कृत भाषा में करवाया था। ठीक है, और यहाँ जूनागढ़ कहाँ है, तो यहाँ गुजरात में है। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ में बताया है। यह भाब्रू स्तंभ कहाँ है, तो यह राजस्थान के विराटनगर में पड़ता है। इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको भी जान लेते हैं। देखिए ये जो मस्की का लघु स्तंभ है इसमें अशोक अपने आप को अशोक बताया है और रुमिंदेई स्तंभ जो है सबसे छोटा स्तंभ है। ठीक है, और इस रुमिंदेई स्तंभ में लुम्बिनी की जो यात्रा अशोक के द्वारा की गई थी और उस समय वहाँ के करों को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, 1 का 2 होगा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से यानी शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है, तो बी का 3 होगा। उसके बाद अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो सी का 1 होगा। और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, डी का 4 होगा। तो आइए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे देखिए 2 का ए, 2 का ए, 3 का बी, 3 का बी, 4 का सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 का ए, 1 का ए, यहाँ भी ऑप्शन गलत है। 2 का ए सही है। 3 का बी भी यहाँ पे सही है। 1 का सी, तो 1 का सी कौन है, 1 का सी, तो 1 का सी ऑप्शन ठीक है। 4 का डी यहाँ ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी बिहार से अफगानिस्तान तक इसका साम्राज्य का विस्तार था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तरांचल जो है उत्तराखंड को कहते हैं, तो वहाँ पर एक शिलालेख कहाँ पर स्थित है, देवप्रयाग में, यहाँ नहीं है, कालसी में है। ठीक है, कालसी में एक शिलालेख स्थित है। इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने सांची का बौद्ध स्तूप बनवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और सांची का स्तूप कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है और सांची का स्तूप सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसप था। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो यहाँ पर देखते हैं शिलालेख 1, शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो यह नहीं हो सकता है। शिलालेख 2, यहाँ पर पशुओं और मनुष्यों के चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में चर्चा है, तो यह भी नहीं होगा। शिलालेख 12, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है और सभी विचारों का सम्मान की बात किया गया है, तो यह भी नहीं होगा।
शिलालेख 13 हो गया, इसका डी आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कलिंग युद्ध के बारे में और विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन शिलालेख 13 में इसका विस्तार से चर्चा किया गया है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में यानी बीसी में पराजित किया था, और यह सिंधु घाटी का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहीं पर इसको पराजित किया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटन में एक संधि हुआ था, और सेल्यूकस ने अपने पुत्री कार्नेलिया का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था, और उसके बाद और काबुल, कंधार, मकरान, हेरात नामक जो क्षेत्र है उसको चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के संपर्क में प्रायः रहने वाला शासक अशोक था। ठीक है, अशोक ने भी शिलालेख में यहाँ गढ़वा दिया था, यहाँ उत्कीर्ण करवा दिया था कि कोई भी यानी अशोक जब भी कहीं भी खाते वक्त, सोते वक्त, कहीं भी हो उससे सार्वजनिक बातें कर सकता है। तो बी होगा इसका आंसर, अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो कलिंग के जीतने के बाद अपने राज की सीमा बढ़ाई, इसके बाद तो गलत है, यह नहीं हुआ। विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, यह भी गलत ऑप्शन है। भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, यह इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग को जीता अशोक ने, तो उसके बाद भारी रक्तस्राव या भारी नरसंहार देखने के बाद युद्ध से उसका मोह भंग हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, प्राकृत उस समय के आम बोलचाल की भाषा थी, और ब्राह्मी एक बहुत ही प्राचीन एक लिपि है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त था, और इसमें ब्रिसल यानी निम्न कुल का बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया था। सोने के सिक्के का विकास उतना नहीं हुआ था, यह ऑप्शन गलत है। प्रांतीय विभाजन हुआ था, हिंदू कुश तक साम्राज्य विस्तारित हुआ था। तो इसका आंसर 1, 3, 4 होगा, यानी ए, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोनों ऑप्शन सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के जो शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स जो है संगम राज के बारे में बताते हैं, तो कौन से शिलालेख हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, 2 एवं 13वां। यह अशोक के शिलालेख जो है संगम राज के बारे में बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में बताते हैं वह अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वह 2 एवं 13वां है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। इसका दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो यह मौस्की गुर्जरा के अभिलेखों में मिलता है। कलसी गलत है, रोमिंदेई गलत है, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश यहाँ भी गलत है, मास्की होगा इसका आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मास्की अभिलेख कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ खंड है, यहाँ भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार है, यहाँ भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यहाँ गलत है। इसका आंसर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और श्रीनगर कहाँ है? तो श्रीनगर जो अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी है। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणपथ, स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राचीन पूर्वी प्रदेश, पाटलिपुत्र। तो ये प्रांत है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, सही है। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, यहाँ भी सही है। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, यहाँ भी सही है। प्राचीन पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यहाँ भी सही है। चारों ऑप्शन सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचना है? किसकी रचना है? तो यह चाणक्य की रचना है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो अशोक ने अपने राज्य के 4थे वर्ष में निग्रोध उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका करेक्ट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? तो पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। बी इसका करेक्ट आंसर है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो एक जगह रहकर गुप्तचर जो एक जगह रहकर काम करता था उसे संस्था के नाम से जानते थे, और जो गुप्तचर जगह बदल बदल कर इधर उधर काम करता था उसे संचार के नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? तो वह शासक तीस था। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और 298 BC में इसकी मृत्यु हो गई है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान। और 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फिजिकल ईयर आरंभ होता है? तो यह आषाढ़ से शुरू होता है, यानी जुलाई से। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में चोल का जिक्र किया गया है, पांड्य का भी जिक्र है, उसके बाद सत्यपुत्र का जिक्र है, केरल पुत्र का भी जिक्र है, यानी 1 3 4 5 1 3 4 5। ठीक है, देखिए इसमें चोल का नहीं है, पल्लव का है। पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल। 2 3 4 5 सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत फ्रेंड्स शिलालेख है, और शिलालेख की शुरुआत माना जाता है अशोक ने ही करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। कहाँ पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है। इसका आंसर ये होगा। और अफगानिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ग्रीक और आर्मेयिक भाषा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान वाला खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है, और जो भारत वाला है वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए कास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो उसे मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। यहाँ कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है मेगास्थनीज की। इसका आंसर डी होगा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो यहाँ शासक कौन था? यहाँ शासक था
बिंदुसार, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये बी होगा, ठीक है। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहा है। और बिंदुसार कौन था? तो यह चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यही शासक बना था। और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है, भद्रसार, वारीसार के नाम से जाना जाता है। इसे शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 13वां बृहत शिलालेख। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय जो है अशोक उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय 273 BC में इसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय उज्जैन में यह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो अशोक का जो शिलालेख है पृथक कलिंग शिलालेख, इसमें इसने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, कौन सा है? तो वह कलिंग का पृथक शिलालेख है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो यहाँ 6ठे शिलालेख में इसका जिक्र किया गया है। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो सबसे ऊपर प्रादेशिक, उसके नीचे राजुक और उसके नीचे युक्तक, और वही क्रम में है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिष्टि है। तो बिष्टि क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, यह नहीं होगा। प्रांत है, यहाँ गलत है। जिला, यहाँ भी गलत है। बेगारी होगा, बेगारी होगा। बिष्टि का मतलब बेगारी है। बेगारी का मतलब होता था लेबर फर्स्ट, यानी ज़बरदस्ती काम करवाना बिना पैसा दिए या बिना मजदूरी दिए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता एक देवी, गलत है। एक धार्मिक संप्रदाय, यह भी गलत है। राजकीय भूमि से प्राप्त है, यहाँ सही है। सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ है। क्या है? स्तंभ। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका विवरण कहाँ से मिलता है? महास्थान से, जो बांग्लादेश में, और सोहगौरा उत्तर प्रदेश में जो अभिलेख वहाँ से प्राप्त होता है। इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, यानी दोनों को भेजा था। इसका आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये खरोष्टी लिपि ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह सरकुना या कुंधार या अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। इसका आंसर ए होगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है इसे 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में कौन कौन शामिल है? राज्य शामिल है, क्षेत्र शामिल है, प्रशासन शामिल है, कोश शामिल है, ठीक है। इसका आंसर ये सही है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन जो तुरमय है वह मिस्र का राजा था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अरौरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ में। तो गुर्जरा के अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक नाम बताया गया है गुर्जरा में, मौर्य के अभिलेख में। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? विनय पिटक, या नहीं है। शुद्ध पिटक भी नहीं है, अभिधम पिटक भी नहीं है। महावंश में
अशोक का विवरण शामिल है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित के साथ रानियों अशोक राजा अशोक का उल्लेखित है? तो यहाँ कंगनहली में उल्लेखित है। कंगनहली कर्नाटक में है। ठीक है, इसका आंसर ये है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।